नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जाने माने कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। बद्री नारायण को यह सम्मान उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया जाएगा। बद्री नारायण जी लगभग 4 दशकों से कविताएं लिख रहे हैं और उनकी कई कविताएं बहुत ही पॉपुलर हुई हैं, बहुत लोकप्रिय हुई हैं और वे अक्सर कोट भी की जाती हैं, जैसे कि प्रेम पत्र। बद्रीनारायण जी आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस मौके पर बातचीत करते हैं। प्रोग्राम में आपका स्वागत है बद्रीनारायण जी। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा के लिए। और मैं ये सवाल तो नहीं करूंगा कैसा लग रहा है, मैं लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि इस पुरस्कार का आपके इस पूरी कविता यात्रा में क्या महत्व है। पहले तो मुकेश जी आपका और सत्यहिंदी.com का मैं आभारी हूँ कि आपने हमसे बातचीत आयोजित की। और ये जो पुरस्कार है सचमुच हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है और ये लाइफ टाइम अवार्ड है। ये एक तरह की जीवन की पर्यंत का, ये किसी संकलन पे मिलता है, लेकिन किसी रचना पे मिलता है, लेकिन इसमें जो वैल्यू निहित है वो आदमी के पूरे रचना संघर्ष या रचना काल के को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ये पुरस्कार बहुत और हिंदी में इस पुरस्कार का और भी महत्व बढ़ता है क्योंकि हिंदी क्षेत्र बहुत बड़ा है और हिंदी में रचनात्मक जो 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 रचनात्मक जो जो कहते हैं ना, जो परिलक्षण है, रचनात्मक जो अभिव्यक्तियां हैं वो अन्य भाषाओं से ज़्यादा बड़े क्षेत्र में होती हैं और ज़्यादा तरह तरह की रचनाएं, तरह तरह के जो रचना जो का रूप है वो यहाँ दिखाई पड़ता है। तो हिंदी क्षेत्र हिंदी साहित्यकार के रूप में साहित्य अकेडमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। साहित्य अकेडमी का के पुरस्कार के रूप में तो इसका महत्व है ही, लेकिन हिंदी भाषा में मिलने पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये पुरस्कार अगर वैल्यू के सेंस में कहें तो हमारे जीवन में हमारे साहित्यिक जीवन में एक वैल्यू ऐड करता है और वो वैल्यू हमें हमारी जो आगे की यात्रा है उस यात्रा को कहीं ना कहीं ऊर्जा भी देती है। उसको एक आगे क्या चुनौती, मतलब कहते हैं ना, कोई भी पुरस्कार सिर्फ सेलिब्रेशन या खुशियों का वो अवसर नहीं होता, वो एक चुनौतियों का अवसर होता है। वो आपको बताता है कि आप पर और ज़्यादा चुनौतियां हैं और आपको और आगे के समय में अच्छी रचनाएं लिखनी है। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि साहित्य अकेडमी का पुरस्कार हमारे लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में भी है कि हमें आगे और रचना यात्रा करना है और बेहतर रचना यात्रा करनी है। जी, कोई भी पुरस्कार किसी भी रचनाकार को एक तरह से मान्यता भी प्रदान करता है, उसको रिकॉग्नाइज भी करता है, आपने जो काम किया है उसको भी। तो इस लिहाज से साहित्य अकादमी पुरस्कार का एक मुकाम है, जिस भी लेखक या कवि को मिलता है तो उससे निश्चित रूप से, जैसा आपने कहा कि ये उपलब्धि का भी एक इससे संतोष प्राप्त होता है और एक चुनौती भी सामने होती कि कैसे हम उस पुरस्कार के साथ आगे भी चलकर न्याय करते रहें। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर मैं कि आपको तुमड़ी के शब्द के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपका पिछला संग्रह इससे कहीं बेहतर था। क्या आपको लगता है कि इस तरह की तुलना ठीक है? मुझे लगता है इस तरह की तुलना ठीक नहीं है क्योंकि कवि धीरे धीरे अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता जाता है। खुदाई में हिंसा एक अच्छा संकलन जैसा पाठक या बहुत सारे लोग मानते हैं उनके लिए जरूर होगा और है, लेकिन जो ये तुमड़ी के शब्द की यात्रा उससे आगे की यात्रा है। यानी इसमें उसमें जो 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 सोशल स्ट्रगल्स हैं, सोशल सामाजिक जो जो लोकतंत्र का डीपनिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र का डिबेट है, जो जो बहुत तरह के समाज में हो रहे परिवर्तनों पर एक पोएटिक रिफ्लेक्शन है,
इसमें क्या है कि ये एक तरह से उन्हीं मामूली आदमी को, जिन मामूली आदमी की कविताएं खुदाई में हिंसा में थी, उन्हीं मामूली आदमी के जीवन शक्ति के संस्रोतों के तलाश का संकलन। इसमें जैसे कोई भी आदमी संघर्ष करता है तो हम लोग कहते हैं संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष की कविता लिखते हैं, लेकिन वो संघर्ष क्यों कर पा रहा है, उस संघर्ष की जीवनी शक्ति उसको कहाँ से आ रही है, इस तक हम नहीं, यानी उस संकलन में हमारी यात्रा वहां तक नहीं थी। तुमड़ी के शब्द में हमने उन संस्रोतों को समझने की कोशिश की है, उस पर पोएटिक इंटरेक्शन उनसे किया है जिनसे ये गरीब मामूली आम आदमी अपने संघर्ष जीवन को जीता है। जैसे इसमें आपको कबीर, रविदास, शिव नारायण, गोरखनाथ, बहुत सारी ये जो 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 कहते हैं ना, हमारा मानना है कि हर आम मामूली आदमी अपने आप में एक दर्शन के साथ जीता है, जीवन दर्शन के साथ। वो जीवन दर्शन ही उसकी जीवन शक्ति होती है, और वो जीवन दर्शन उस तक कहाँ से आता है, इस तरह के लोक विचारों से। और इन लोक विचारों के साथ संवाद इस संकलन में हमने करने की कोशिश की है। और इसमें जो खुदाई में हिंसा में हमने बातें कही थी उसका एक्सटेंशन भी है, यानी एक तरह का उसका नैरंतर्य है और उससे नयापन भी है, उसमें उससे में हमने जोड़ने की भी कोशिश की है। क्या जोड़ा है वो मैंने अभी आपको बताया, और नैरंतर्य तो आपको दिखाई ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो पूरा बाजार का जो लूप बना है, खुदाई में हिंसा में बाजार के इस लूप को डिकोड करने की कोशिश नहीं थी। इसमें उस बाजार के लोग को, जिससे कि जो मोरल वर्ल्ड है हमारा, नैतिक दुनिया, उस पर कितना संकट खड़ा हुआ है उसको समझने की कोशिश है। एक तो हमारी दुनिया है और एक हमारी नैतिक दुनिया है। हमारी दुनिया, उसमें वो नैतिक दुनिया कहीं ना कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से शामिल होती है, लेकिन उसको हम प्रायः अपने विचारों में, अपने सोचने की प्रक्रिया में नहीं समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो एक तरह से मेरे अनुसार ये संकलन, वो खुदाई में हिंसा अच्छा संकलन है, और मैं उन पाठकों का, उन मित्रों का सम्मान करता हूँ जो ये मानते हैं कि उसको मिलना चाहिए था। अगर उसको नहीं मिला तो जिसको मिला तो यात्रा उससे आगे बढ़ी है, कविता यात्रा मेरे लिए। पाठक उसको कैसे रिसीव करेंगे। आप किसी कविता का जिक्र करना चाहेंगे तुमड़ी के शब्द से, कोई कविता हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? इस संकलन में कविता है जो भदोही बस स्टैंड पर जो कबीर के प्रतीक से एक बात करने की कोशिश की गई है। यह दुख पुराण है। मेरा कोई एक पता नहीं है। ये सारी कविताएं उसी यात्रा को आगे बढ़ाती हैं, या एक पंडुप की रिपोर्टिंग है। तो इस तरह से बहुत सारी कविताएं हैं जो उस यात्रा को आगे बढ़ाती हैं। जी, इसमें एक कविता है, पहले दिन इच्छा जगी, दूसरे दिन आस, तीसरे दिन जग गई, लिए हाथ बढ़ाया, सेमल का फूल उपह गया बीच आकाश, जीवन कितना छोटा है मेरी हिरण। तो ये कविता, मतलब आपने कबीर का जिक्र किया, और कबीर आपकी कविताओं में तरह तरह से आते हैं, आप कबीर से प्रभावित हैं। क्या कबीर को आपने किस तरह से देखा है और अपने कविता कर्म में आपने उसका प्रभाव महसूस किया है? मुकेश जी, कबीर न केवल कबीर, जो कबीर, रविदास, शिव नारायण, एक पूरी परंपरा है जो हमारी, इसमें घाना पीपा सेना नाई भी आते हैं। इसमें इससे कविता है बेगमपुरा नाम से, जिसमें घाना पीपा और सेना का भी जिक्र है। तो ये पूरा जो भक्ति का जो एक सबॉल्टन वर्ल्ड है, भक्ति काल का जो सबॉल्टन वर्ल्ड, विचारों का एक वर्ल्ड है, जिसको कबीर रिप्रेजेंट करते हैं। और कबीर, रविदास और इन सब लोगों से ही, इन सब के विचारों से ही हमारा जो मामूली आदमी है उसको एक जीवन शक्ति मिलती है। तो कबीर हमारे लिए एक जीवन शक्ति के स्रोत है, हमारे लिए, मतलब उन तमाम लोगों के लिए जिनकी कविताएं मैं लिख रहा हूँ। दूसरा, उनको इस बाजार के समय में, जबकि लोभ लालच सबसे बड़ा, अभी का जो सबसे बड़ा, अगर आप कहें बड़ा फ्रीज है, वो क्या है, या बड़ा नारा क्या है, बड़ा वो क्या है, टैगलाइन क्या है, तो लोभ और लालच का बढ़ते जाना। बाजार
यही करता है। बाजार से जो पूरा जो विज्ञापनों की दुनिया है वो क्या करती है, हमारे भीतर लालसाएं पैदा करती है, और उन लालसाओं से हमारे भीतर लोभ लालच पैदा। कबीर उसके प्रतिकार, यानी ये भक्ति काल का ये जो धारा है वो उसके प्रतिकार की धारा है। यानी किसी जो लोभ लालच हमें इंश्योरेंस, बचाओ, जिस बचत, यानी जो बचाओवाद जिसको कहते हैं ना, बचत, जो सरप्लस की जो इकोनॉमी है, वो जिसको बढ़ाता है, और जिसकी उत्पत्ति, जिसका विकास विस्तार पूंजीवाद के रूप में आपको दिखाई पड़ता है, यानी नए पूंजीवाद के रूप में, कबीर उसके प्रतिकार के कवि हैं। और कबीर इसलिए मुझे इस समय बहुत रेलिवेंट लगते हैं। कबीर ही नहीं, कबीर, रविदास, ये पूरी जो भक्ति की जो एक डिसेंटिंग परंपरा है, या भक्ति काल की ये परंपरा जो है, वो मुझे इस समय के लिए सबसे बड़ा अस्त्र लगती है, सबसे बड़ा वीपन लगती है अगर इस समय के जीवन को जीना है तो, या लाठी भी लगती है जिसको टेक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, एक सपोर्ट भी, एक पिलर भी आपके लिए है। तो क्योंकि हम सिर्फ वो नहीं है जो दिखते हैं, हमारे भीतर वो है जो नहीं दिखता है, इनविजिबल हमारे भीतर मन है। वो मन कैसे बनता है और किन लोगों के विचारों से बनता है? मैं एक जिक्र करता हूँ कई बार अपने संवादों में भी। एक बार मैं अपने गांव से आ रहा था, मैं बिहार के एक गांव से, छोटे से गांव का रहने वाला, तो मैं आ रहा था तो रास्ते में एक किसान, जो एक कहते हैं ना मजदूर, खेत कोड़ रहा था कुदाल से, और वो गीत गा रहा था। वो गीत भोजपुरी में गा रहा था। वो गीत क्या था? का होई राई राई पाई पाई जोड़ी के, एक दिन उड़ जाई है सुगनवा पिंजड़ा के छोड़ के। और अब आप देखिए, हम लोग क्या है, राई राई पाई पाई जोड़ने वाले हैं, और वो एक तरह से हमें क्रिटिक कर रहा है, हमें मतलब इस पूरे जो लोक बाजार लोक जो बना है। तो ये क्रिटिक का चेतना उसमें कहाँ से आई? वो तो कबीर से ही आई, रविदास से ही आई। मेरी माँ एक गीत गाया करती थी, जो ग्राइंडविल सॉन्ग, जो जतसार का गीत जो होता है ना, और वो जतसार का गीत शिवनारायण के, स्वामी शिवनारायण जो सबाल्टर्न कम्युनिटीज में बहुत लोकप्रिय संत हैं, उनका गीत था जो मैंने बचपन में सुना था, और वो मेरी मेमोरी में रही है। तो ये सारे जीवन स्रोत जिससे एक बड़ा समुदाय भारत का जीने की चेतना पाता है, उसके लिए कोई नेता, कोई पॉलिटिक्स, ठीक है, आए, उसको स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, इलेक्शन में जाके वोट करता है, वो ठीक है, लेकिन उसकी जो जीवन शक्ति है वो इनसे बनती है। तो मैं उनकी कविताएं, इसमें मैंने वहां तक अपनी कविता को, उस स्रोत को समझने या उसके साथ संवाद की कोशिश की है कि कैसे वो हमारे जीवन में काम करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। कबीर आप ही को नहीं, बहुत सारे कवियों को प्रभावित करते हैं। मेरे पहले कविता संग्रह का नाम है साधो जग बौराना। क्या बात है, बहुत तो अच्छा। ये कबीर बहुत बड़ी प्रेरणा है। बहुत अच्छा। तो अब मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए आपसे चाहूंगा कि अपनी एक कविता यात्रा के बारे में संक्षेप में बताएं कि कैसे आपने ये शुरू किया, कविताएं लिखना कैसे शुरू किया, कौन सी प्रेरणाएं थी, कौन से ऐसे कवि हैं जो आपको प्रभावित करते रहे? मुकेश जी, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था, 8वीं-9वीं क्लास में, आरा के एक स्कूल में पढ़ता था, जैन स्कूल नाम है उस स्कूल का। तो कविताएं लिखना मैंने शुरू की, और उस समय जो दौर था वो एक तरह से पूरे उस भोजपुर क्षेत्र में एक वामपंथी आंदोलन का दौर था। ये आप समझिए 80 के आसपास का समय था, और जो साहित्यिक परिदृश्य था उस शहर का, उसमें भी जो जनवादी चेतना, प्रगतिशील चेतना के साहित्यकार सब थे और वहाँ के। तो उस समय, और वो मूवमेंट जब चल रहा था, तो उसमें लोकगीत बहुत गाए जाते थे उन आंदोलनों में, और वो लोकगीत गाए जाते थे। उन लोकगीतों का संबंध हमारे जो सामान्य लोकगीतों से था, उन्हीं के लय, उन्हीं के धुन लेकर के वो गीत बनते थे। तो उन गीतों ने मेरे भीतर एक काव्य चेतना को जन्म दिया। यानी मेरी काव्य चेतना किसी लिटरेरी पोएट्री से ना पैदा होकर के जो फोक पोएट्री की धारा है उससे पैदा होती है। और फिर मैं जब साहित्यिक लोगों के साथ जुड़ता हूँ शहर में, तो फिर मेरा उसका जो साहित्यिक रिफ्लेक्शन के रूप में वो आता है। तो मूल स्रोत मेरी कविता का
लोक समाजों का जो लोक संघर्ष या उसकी अपनी जो गाथा या दुख या विरह या गायन या संघर्ष की जो चेतना है वहाँ से उस फॉर्म से आती है, और फिर वहाँ से उसको फिर लिटरेरीनेस जो है वो जब हम साहित्यिक लोगों के संवाद में आते हैं तो मिलती है। फिर उसमें पढ़ने का दौर शुरू होता है, फिर हम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, निराला, ये सारे कवि, निराला तो हम लोगों के उस समय एक तरह से अपने को भी बचाने के तरीके थे, क्योंकि हम लोग नई तरह की कविता लिख रहे थे तो लोग कहते थे भाई कैसी कविता लिखते हो, कभी निराला की तरह कविता लिखते हैं, जैसे निराला जी लिखते थे वैसे लिखते हैं, तो हम लोग अपने को डिफेंड करते थे। तो निराला तो हमारे साथ वो एक टैग के रूप में चल रहे थे, एक कवच के रूप में भी चलते थे, चेतना में भी चलते थे। तो निराला, ये सारे कवि, एक तरफ कबीर, रविदास, शिवनारायण, क्योंकि शिवनारायण से मेरा संवाद मेरी माँ के माध्यम से हुआ था, स्वामी शिवनारायण से। वो यहाँ गाजीपुर के एक संत थे, बहुत लोकप्रिय भोजपुरी, जगजीवन राम जी शिवनारायणी थे। तो शिवनारायण की सबॉर्डिनेट कम्युनिटी में बहुत लोकप्रिय पंथ है, हालांकि उनके भक्त, उनके मानने वाले दूसरी जातियों में भी हैं। तो ये सारे जो कवि हैं एक तरह से ये बेसिक मूलतः कवि थे। तो इनकी कविता फिर निराला से लेकर के और ये शमशेर बहादुर सिंह और ये त्रिलोचन तक जो कविता धारा, फिर केदारनाथ सिंह ने फिर उसके बाद मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि केदारनाथ सिंह में वो तत्व दिखाई पड़ता है जो लोक तत्व हमें, जिसकी मुझे बार बार तलाश से, अर्ज जिसको कहते हैं ना, लिटरेरी अर्ज अगर कोई है, वो उस रूट की तरफ जाना है, उस जड़ को, रूट की तरफ जाना सिर्फ एक रोमानी स्लोगन के रूप में नहीं है, या एक बाजार के समय का स्लोगन नहीं है कि हम यहाँ मॉडर्निटी से बहुत दुखी हो रहे हैं तो रूट की तरफ एक रोमानी सेंस में जाना चाह रहे हैं। रूट की तरफ जाना मतलब अपनी जीवनी शक्ति प्राप्त करना, क्योंकि ये जो अर्बन वर्ल्ड है, जो कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड है, वो आपको खींचता, जिसमें आप खींचते जाते हैं, रोज आपको इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने के लिए भावनात्मक स्तर पर, और उसकी प्राप्ति कहाँ से होगी, वो वहां से होती है जो आपका जमीन है, जो आपका जड़ है, जो आपकी स्मृतियां हैं, और उसको लेने के लिए हमें वहां जाना होता है। और जाने का रास्ता स्मृति है और साथ साथ संवाद है, यानी जिससे हम फील्ड वर्क करते हैं। हमारा चूंकि पेशा नौकरी समाज विज्ञान की है, तो हम फील्ड वर्क में जाते हैं, 10-10 दिन, 5-5 दिन हम लोग गाँव में रह के काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उससे भी हमें उस जीवन को समझने में, यानी वो एक गाँव का ही जीवन नहीं रह जाता, एक रीजन का ही जीवन नहीं रह जाता, वो पूरे क्षेत्र का के जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस को भी हम समझते हैं, और वहाँ से वो लय भी मिलता है हमें, वो कहन भी मिलती है, और वो विचार भी मिलता है, जो बार बार, जैसे ग्रामशी कहते थे ना कि हर आदमी अपने आप में एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल होता है। तो ये जो लोग, मामूली लोग अपने जीवन संघर्षों को, जीवन के दुखों को, सुखों को, हंसी को, राग को, विराग को फिलोसफाइज करते रहते हैं, थियराइज करते रहते हैं, और वो छोटे छोटे उनके आपके मुहावरों में, कोटेशंस में, बातों में दिखाई पड़ती है। वो उसको पकड़ना और उसके साथ अपने को जोड़ना, मुझे लगता है कि कविता की प्राप्ति है मेरे लिए। मैं कविता की प्राप्ति के लिए वहां जाता हूँ। कविता की प्राप्ति के लिए जो लिटरेरी वर्ल्ड है वो मुझे फॉर्म देती है, कई बार चेतना भी देती है, लेकिन मूल शक्ति वहां से लेता हूँ। आपने अभी कहा कि आप समाज विज्ञानी हैं, समाज के बीच में जाते हैं, शोध करते हैं, मिलते हैं लोगों से, और बहुत सारे लोग भी आपके इस व्यवसाय को आपकी कविताओं से जोड़कर भी उसको देखते हैं। जैसे इतिहास या समाज के साथ जो आपका जुड़ाव है वो कहीं आपकी कविताओं में भी रिफ्लेक्ट होता है। क्या इन दोनों का सचमुच में कोई संबंध है? हालांकि आपने एक संबंध तो बताया भी। बिल्कुल है मुकेश जी, मुझे लगता है कि अगर मैं कवि ना होता तो ऐसा समाज विज्ञान नहीं लिख रहा होता जैसा मैं लिख रहा हूँ। मेरा समाज विज्ञान जो मेरी किताबें हैं, जो लगातार मैंने काम किया है, तो वो एक खास, उसमें मैं एक लाइफ को लाता हूँ, जो मोस्टली सोशल साइंटिस्ट बहुत ड्राई, बहुत ही पॉजिटिविस्ट ढंग से लिखते हैं। मैं उस पॉजिटिविस्ट ढंग से लिखने को काउंटर करता हूँ, और एक पूरा समाज विज्ञान में एक नई धारा भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। 90 के बाद का विकास है समाज विज्ञान में भी। तो ये मैं अगर कवि ना होता तो उस जीवन को मैं उसमें लाने में, जीवन में जितना भी भाग ला पाता हूँ शायद सफल ना होता। और वो उसी तरह से समाज विज्ञान करता रहता, जैसा कि
जो आइवरी टावर का सोशल साइंस होता है, जिसमें कि रियलिटी को आप समझ ही नहीं पाते हैं। दूसरा, अगर कवि ना होता, समाज वैज्ञानिक ना होता, तो शायद इस तरह की कविताएं नहीं लिख पाता जैसी कविताएं मैं लिख रहा हूँ। फिर क्या होता कि मैं एक खास तरह की जो मिडिल क्लास अर्बन पोएट्री लिखता रहता, जो डोमिनेंट है, जिसमें आप कहते हैं जो मुख्य राग, अगर कविता, हिंदी कविता की अगर आप देखें तो बाद के समय में अभी डोमिनेंट जो एक अर्बन मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस है, जो आपको बहुत सी चीज़ों को देखने से रोकती है और बहुत आपको सेल्फ सेंटर्ड बनाती है, आपकी आंखों को आपकी सेल्फ नॉट इन स्पिरिचुअल सेंस, नॉट इन फिलोसॉफिकल एंड सेंस, सेल्फ मतलब जो आपको सेल्फ सेंटर्ड कविता की ओर ले जाती है। तो वो शायद मैं भी वैसा ही कवि होता। और क्या ये वर्तमान कविता परिवेश पर आपकी टिप्पणी भी है? वर्तमान कविता परिवेश बहुत अच्छा है, लोग लगातार लिख रहे हैं, कविता की दुनिया रोज रोज बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी कविताएं लोग लिख रहे हैं। और बस इतना ही है कि ये जो भी इसमें अर्बन मिडिल क्लासनेस को तोड़ रहा है, वही कविता को आगे बढ़ा रहा है, कविता की यात्रा को। और वो बहुत सारे कवि हैं जो उसको तोड़ करके लिख रहे हैं कविताएं, शहरों में हैं लेकिन वो उसको तोड़ रहे हैं और तोड़ करके एक जीवन जो कहते हैं, जो हमारा 80% वर्ल्ड है, दुनिया इस भारत की, अब तो 67 हो गई है, वो गाँवों का भारत, जो रूरल इंडिया है, जो उस रूरल इंडिया के साथ इंटरेक्शन कविता में न केवल भाषा के रूप में बल्कि विचार के रूप में भी, वहाँ का जो विचार है, वो विचार, क्योंकि जो अर्बन विचार है वो उस विचार को डिस्प्लेस करता जा रहा है। जो मॉडर्निटी का विचार है, अर्बन विचार है, मॉडर्निटी बहुत पावरफुल होती है, चेंज के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, बट एक समय के बाद वो सर्वग्रासी संकट खड़ा कर देती है आपके लिए। तो उस सर्वग्रासी संकट से का जो काट है, उससे उबरने का रास्ता इस ग्रामीण भारत के विचारों में है, और उस ग्रामीण भारत के विचारों के साथ जिसका संवाद जो कवि कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। अभी जो वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिवेश है और उसके मद्देनजर जो रचनाकारों की दुनिया है, उसमें कहीं कोई आप दूरी देखते हैं? कोई एक डिस्टेंस की आपने बात कही कि अर्बन मिडिल क्लास एक खास तरह से सोचकर रचना कर्म कर रहा है, जो ग्रामीण और जो कहना चाहिए शहर से दूर के जो इलाके हैं उससे उसका उस तरह का संबंध नहीं है। क्या इसको भी आप रेखांकित करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे मुकेश जी, क्योंकि हम सबकी शक्ति है कि हम शहरों में हैं, लेकिन हम सबकी सीमा भी है कि हम शहरी विचारों मतलब जो आधुनिकता के संकटग्रस्त जोन से हम कहते हैं ना, हम ग्रसित हैं। और उस जोन को जैसा मैंने कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसका काउंटर ग्रामीण भारत के विचार, मैंने ग्रामीण भारत के शब्द ही नहीं कह रहा हूँ, विचार भी कह रहा हूँ, उस विचारों के साथ संवाद। और वो विचार कौन है? तरह तरह के, उसमें मैंने बहुत थोड़ी सी दुनिया से मैं संवाद कर पाया हूँ, बड़ी दुनिया है जो उसके संवाद की जरूरत है। यानी इतने कबीर हैं आपको रूरल इंडिया में, इतने रविदास हैं रूरल इंडिया में, इतने अम्बेडकर है रूरल इंडिया में, एक ही अम्बेडकर नहीं है, मल्टीपल अम्बेडकर है, और उन सबके साथ संवाद की जरूरत है। कांशीराम खुद अपने आप में एक नई तरह के अम्बेडकर बात को लेकर के आए थे, और वो मैंने उनकी जीवनी लिखी है, और वो कहते थे कि मैंने अम्बेडकर जी ने, मैंने वो एक तरह के एक नए अम्बेडकर थे, अगर आप कहें तो, एक खास तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे जो लोक नायक हैं, जो गाँव के विचारों में पैदा हुए हैं, उनके साथ संवाद की जरूरत है हिंदी साहित्य को, और न केवल हिंदी साहित्य को है, अगर नहीं तो फिर एक कहते हैं ना, एक संकटग्रस्तता, सर्वग्रासी संकटग्रस्तता हमें खाने लगती है। ये इस साल खास तौर पर हमने देखा कि प्रतिरोध की कविता, प्रतिरोध का साहित्य, इसकी बड़ी चर्चा होती रही, क्योंकि हिंदी का जो साहित्य जगत है वो एक तरह के इस फासीवाद के खतरे को भी देख रहा है।
उसे लग रहा है कि जो चीजें घटित हो रही हैं हमारी राजनीति में, हमारे समाज में, वो एक बड़ा संकट लेकर आ रही हैं और उसमें इस तरह के साहित्य की जरूरत है। क्या आप उसको महसूस करते हैं? देखिए, प्रतिरोध की कविता हम लोगों ने बहुत 80s के बाद 90 में हम लोगों ने बहुत उसकी बात की और हम लोगों ने लिखने की भी कोशिश की। प्रतिरोध तो ज़रूरी है समाज में और समाज की एक अंतःशक्ति है प्रतिरोध। लेकिन क्या होता है, प्रतिरोध के रूप और फॉर्म भी बदलते जाते हैं। प्रतिरोध का अर्थ भी बदलता जाता है। जैसे एक समय के बाद अ, जो जो प्रतिरोध कभी भी वर्सेस नहीं होता, बनाम नहीं होता, वन वर्सेस अदर। और प्रतिरोध अगर आप देखें तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रूरल इंडिया के विचारों के साथ अगर प्रतिरोध की उनकी अवधारणा आप देखेंगे तो उसमें डिसेंट भी होता है और निगोशिएशंस भी होते हैं। यानी वो जीवन में एक संवाद भी होता है, वाद विवाद संवाद वाली जो अवधारणा है, वाद विवाद होता है और संवाद भी होता है। तो प्रतिरोध का जो हम लोगों ने पहले से जो हमारे दिमाग में एक अवधारणा जो वर्सेस की बन जाती है, उस वर्सेस की अवधारणा से अलग एक संवादी क्रिटिकलिटी, संवादी क्रिटिकलिटी के थ्रू जो प्रतिरोध खड़ा होता है, वो एक बड़े समूह को अपने में जोड़ता जाता है। प्रतिरोध भी क्या है, प्रतिरोध सिर्फ प्रतिरोध कर देने के लिए तो है नहीं, आपको जोड़ना है लोग। जैसे आप देखें बहुत सारे हमारे बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे जो डिसेंटिंग विचारधाराएं थी, जिनको मैं कह रहा हूँ जिनको री इन्वेंट करने की जरूरत है, यानी कबीर वगैरह उन्हीं की परंपरा के हैं। तो वो जो विचारधाराएं थी, वो विचारधाराएं बहुत ही सबवर्सिव थी, बहुत डिसेंटिंग थी, लेकिन वो लोगों के साथ संवाद नहीं कर पाई वैसी जैसा कि भगवान बुद्ध ने किया। तो बुद्ध की विचारधारा तो बढ़ती गई और उनकी विचारधारा छोटी होती गई। तो प्रतिरोध सिर्फ उस तरह का प्रतिरोध नहीं जो जो बुद्ध के ही समय के 76 और 78 जितने भी, मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, जो डिसेंट जो 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 हेटेरोडॉक्स जो जो प्रतिरोधी विचारधारा के विचारक और संत दार्शनिक कर रहे थे, और वो बुद्ध ने उसको एक संवादी प्रतिरोध का स्वरूप दिया। तो एक संवादी प्रतिरोध बहुत जरूरी है और डेमोक्रेसी में तो बहुत जरूरी है। तो अब हम अगर उस तरह की कविता लिखेंगे जैसे कि प्रतिरोध की कॉन्वेंशनल मीनिंग वाली कविता है, तो हम समय से पीछे जाएंगे और प्रतिरोध को भी हम कमजोर करेंगे, प्रतिरोध के जो मूल भाव है। तो अब जरूरी है कि आप एक एक डेमोक्रेसी में किस तरह के प्रतिरोध का अर्थ क्या हो और उसकी भाषा क्या हो और उसके वो क्रिटिसिज्म किस रूप में आपकी रचना में आएगा। वो उस तरह से नहीं आएगा जैसे कि पहले के कवियों में प्रतिरोध की कविताओं में आते थे। अब नए रूप में उसको आना होगा, तभी वो जी पाएगी, नहीं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। प्रतिरोध भी जब तक आप उसको रीइन्वेंट नहीं करेंगे तब तक आप उसको नया जीवन नहीं देंगे। वो आपको जीवन देती है प्रतिरोध, आपकी रचना को, लेकिन आप भी उसको नया जीवन देते हैं, तो वो देने की जरूरत है। यहाँ पर मैं बद्रीनारायण जी, जी जी जी, सॉरी। यहाँ पर हम अपने ऐसे जो पुराने अर्थों को लेके, प्रतिरोध के पुराने अर्थों को अपनी पोटली बना के रखे हैं और उस पोटली में नई चीजें उन्हें जोड़नी होगी। जी तो चाहे यहाँ एक प्रश्न पॉलिटिक्स उठता में या साहित्य में। जी, यहाँ एक प्रश्न उठता है। आपने बुद्ध की बात की, अम्बेडकर की बात की, काशीराम जी की बात की। आप लगातार सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और गतिविधियों से भी जुड़े रहे, उन पर लगातार टिप्पणियां करते रहे, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में। हम लोग लगातार आपके पाठक रहे हैं, उन लेखों को पढ़ते रहे हैं। हाल के वर्षों में आपका रुझान दूसरी तरफ गया है और ये जो अकादमी पुरस्कार मिला है आपको, उसको भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आपके कविता में सामर्थ्य की कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। आप समर्थ कवि हैं, शानदार कवि, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है, विवाद खड़ा हो गया है कि चूंकि आप एक खास तरह की राजनीति के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं, इसलिए ये पुरस्कार दिया। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग किसी, मैं व्यक्तिगत रूप से, हम किसी राजनीति के साथ नहीं होते हैं, हम जीवन के साथ होते हैं, यानी कवि के रूप में भी और समाज वैज्ञानिक के रूप में भी। समाज में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उनको हम समाज वैज्ञानिक के रूप में डॉक्यूमेंट करते हैं और कहते हैं। बस अगर ना कहते तो इतने विवाद ना होता, हम कहते हैं इसलिए विवाद होता है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतने वाली है, और चुनाव में हम देख रहे हैं, चूंकि हम चुनाव
पर का भी स्टडी करते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स स्टडी करते हैं तो ज़्यादा विवाद खड़ा होता है। तो अगर वो बीजेपी जीतने वाली है, एक आपको छोटा सा वाक्य सुना करके इस बात को, उत्तर प्रदेश चुनाव के 4 दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे पेज पर स्वामी अंकलेश्वर अय्यर का एक ऊपर लेख था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं उत्तर प्रदेश, वो चुनाव के बड़े विश्लेषक माने जाते हैं और अभी तक उनके बारे में ये था कि वो जो कहते थे वो प्राय हो जाता है। तो उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश हम गए थे और चुनाव में, और वहाँ पे मैंने जो मैंने देखा उसके अनुसार बीजेपी हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। ये उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात उन्होंने कह दी थी। मैंने उसी में नीचे मेरा लेख था जिसमें मैंने बताया था कि इन कारणों से, और मैंने उसमें सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर सारी व्याख्या करके बोला था कि बीजेपी को एज है। मैंने ये नहीं कहा बीजेपी की जय होने वाली है, लेकिन एज है। मैंने कहा कि बीजेपी जीत रही है। तो मुझे हमारे एक मित्र हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो उन्होंने कॉल किया, कहा बद्री इस बार तुम फेल कर जाओगे क्योंकि हम लोग अभी लौट के आए, वो भी उस अंकलेश्वर अय्यर की टीम में थे, और तुम्हारा लेख पढ़ा, लेकिन सॉरी यू आर गोइंग टू, अभी इस बार तुम्हारी बात गलत होने जा रही है। रिजल्ट आया, जो हमने कहा वो हुआ, उन्होंने जो कहा नहीं हुआ। तो हम अगर न कहते इस बात को, और इस बात के दबाव में कि हमें लोग कहेंगे कि हम बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं, तो फिर हम एक अपने समाज वैज्ञानिक के साथ अन्याय करते, जो हमारी अपने अध्ययन थी उसके साथ अन्याय करते। कवि के रूप में भी हम जीवन में जो परिवर्तन हो रहे, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रतिरोध, हम ही हैं जो पहले प्रतिरोध को जिस तरह से व्याख्यायित करते थे, मुझे लगा कि अब उसमें नए अर्थ की जरूरत है, क्योंकि हमें समझ में आया कि डेमोक्रेसी ने प्रतिरोध की अवधारणा को कितना बदला है। सामंतवाद के समय में, फेडरलिज्म के समय में जो प्रतिरोध की अवधारणा थी वो डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती है। अब आपको नए ढंग से, पहले जैसे आपने देखा होगा कि ऐसी कहानियां थी, को आया और सामंत का गला, यानी जो नेशनल मूवमेंट में जो प्रतिरोध की अवधारणा थी उस समय वायलेंट, वो अब डेमोक्रेसी में तो बदल गई ना, वो डेमोक्रेसी में वो प्रतिरोध नहीं रह गई, यानी चाहे स्टेट से लड़ाई हो चाहे जिससे भी लड़ाई हो। तो अब आपको प्रतिरोध के नए अर्थ विकसित हो रहे हैं। लोग नहीं मानेंगे क्योंकि, और न माने उनकी अपनी छूट है, बट मेरा मानना है कि तो ये हमने उन गाँवों के जीवन से सीखा जहाँ हम फील्ड वर्क करने जाते हैं या जहाँ के साथ हमारा संवाद है, कि वो कैसे प्रतिरोध कर रहे हैं और देखते हैं। एक मजदूर और मालिक के बीच जो संवाद होता है, यानी उसका काम भी करता है, उसका क्रिटिक भी करता है, उसको यानी अगर आप दलित लोक कथाओं को कलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट करें, तो आपको बहुत सारी ऐसी मिलेंगी जिसमें कि उधर तारीफ भी कर रहा है मालिक की और आलोचना भी कर रहा है मालिक, साथ साथ कर रहा है। तो डेमोक्रेसी, ये हमारे जीवन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रूरल इंडिया के जो फॉर्म है उन्हें हमें समझना होगा, फॉर्म ऑफ सेइंग, उससे उनके विचारों को समझना होगा, और उससे डेमोक्रेसी भी इनरिच होगी और उनका तो मेरे बारे में ये जो एक स्टीरियोटाइप करने की कोशिश की जा रही है, मैं स्टीरियोटाइप से मुक्त होना चाहता हूँ, हुआ हूँ, लगातार हुआ हूँ, इसलिए शायद ये भ्रम है लोगों को कि, क्योंकि मैं हमेशा अपने को तोड़ते रहना चाहता हूँ, यानी चाहे उसको लोग जो भी कह लें, हम उनका भी सम्मान करते हैं, जो मेरी तारीफ, मेरे रास्ते की तारीफ, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसकी तारीफ करते हैं, उनके लिए भी आदर है मेरे मन में, जो मेरी आलोचना करते हैं या जो इस पर विवाद करते हैं। लेकिन मेरा संबंध जीवन से है, समाज वैज्ञानिक के रूप में भी और कवि के रूप में। जीवन मतलब भारतीय समाज का एक ग्रामीण भारत का बड़ा जीवन, जिसके साथ मैं लगातार जुड़ते रहना चाहता हूँ। शहर में रहना नहीं है, उसका मतलब विचार से है, उसका मतलब, और विचार का मतलब किसी पार्टी से का विचार नहीं है, किसी दल के विचार नहीं है। विचार मतलब जो भारतीय ग्रामीण भारत की जीवन की विचारधारा है, जिस जीवन की विचारधारा जिसमें बहुत सी चीजें शामिल है, जिसमें पॉलिटिक्स भी है, लेकिन कल्चर भी है, फिलॉसफी भी है, नैतिकता भी है, नीति के अपने तत्व भी हैं, जिसमें पंचतंत्र की कथाओं का एक्सटेंशन भी है, उसका नया रूप भी है। तो उन सबको मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। जी, और अब मैं चाहूंगा कि चूंकि मैं एक कवि का इंटरव्यू कर रहा हूं, तो इस कार्यक्रम का अंत आपकी किसी प्रिय कविता से हो।
आप सुनाएंगे कि मैं सुनाऊं? आपसे सुनना बनता है, मैं तो कभी भी सुना सकता हूँ। मैं आपको कौन सी कविता मैं सुनाऊं? आप प्रेम पत्र भी सुना सकते हैं, या आप कोई और दूसरी कविता चाहें तो। एक कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो बेगमपुरा एक्सप्रेस कविता का शीर्षक है। और बेगमपुरा एक जगह है पंजाब में, जहाँ से यहाँ के बनारस के रविदास मेले में एक काफ़ी लोग आते हैं, और एक ट्रेन आती है जिसका नाम है बेगमपुरा एक्सप्रेस। नहीं, सॉरी, बेगमपुरा वो जगह है जिसकी कल्पना रविदास ने अपने पूरे काव्य में की है और चिंतन में की है। जो बेगमपुरा एक एक पूरी, जैसे हर संत का एक अपना वर्ल्ड, एक दुनिया उसने अपनी गढ़ी है जो इस दुनिया का प्रतिकार है। जैसे कबीर ने अमरपुर गढ़ा है, वैसे वो उन्होंने बेगमपुरा गढ़ा है। तो पंजाब से बहुत सारे लोग आते हैं और एक ट्रेन आती है जिसका नाम है बेगमपुरा एक्सप्रेस। तो ये कविता है बेगमपुरा एक्सप्रेस, उस ट्रेन पर, जो यानी वो जो रविदास की नगरी में जाने वाली ट्रेन है। ये कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। अमरपुर से बेगमपुरा तक चलती है एक ट्रेन, बेगमपुरा एक्सप्रेस। सुबह 5:10 पर, बिल्कुल ब्रह्मवेला में। टिकट काउंटर पर बैठा है क्लर्क टिकट लेकर। कहते हैं कि पैसे से मिल जाता है सब कुछ, पर लोग हाथों में लिए खड़े हैं पैसे, रुपए व एटीएम कार्ड। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। कतली, खूनी, बलात्कारी, बेईमान, चालू, फ्रॉड, लंपट, हिंसक, झूठ, बवाली, सुल्तान, साहिब, मालिक, इन सबको नहीं मिलेगा टिकट। दंभी कवि, सत्ता के बौद्धिक, सब खड़े रह जाएंगे और नहीं मिलेंगी उन्हें इस ट्रेन की टिकट। टिकट बाबू अगर इन्हें बेचना भी चाहेगा तो उसके हाथ बेकार हो जाएंगे। टिकट बाबू अगर इन्हें बेचना भी चाहेगा तो उसके हाथ बेकार हो जाएंगे। जो ढाई आखर जानता होगा वही बेचेगा टिकट। जो ढाई आखर जानता होगा वही पाएगा टिकट। लहरों से लेकर आए तारों को, कोमल मन सुकुमारों को, सराय के मालिकों को तो नहीं, पर सराय में रुकने वालों को मिल जाएगी टिकट। पर सराय में रुकने वालों को मिल जाएगी टिकट। टिकट बाबू सोना ले लो, चांदी ले लो, मुहरें और मोती ले लो, पर दे दो मुझे टिकट। कई दशकों से मैंने कोई यात्रा नहीं की। मैं जाना चाहता हूँ बेगमपुरा। ट्रेन खुलने लगे हैं, हरे पंछी पेड़ से उड़ने लगे हैं। ट्रेन में घाना बैठे हैं, पीपा बैठे हैं, बैठे हैं सेना नाई। ट्रेन खुलने लगी। वाह, ये बेगमपुरा वो बेगमपुरा नहीं है। यहाँ का टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा जी। उसकी अर्हताएं कुछ दूसरी हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका बद्रीनारायण जी, आपने सत्य हिंदी से बातचीत के लिए वक्त निकाला। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपको और सत्यहिंदी.com को इस बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।